हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो बात थी वृत्तीय गति की, और वृत्तीय गति में ये हमने समझ लिया था कि वृत्तीय गति एक त्वरित वेग वाली गति होती है। यदि एक समान वृत्तीय गति हो तो भी वो त्वरित होती है, क्योंकि उसमें त्वरण उसकी दिशा बदलता रहता है, परंतु यदि हम चाल की बात करें तो वो एक समान हो सकती है। तो यहाँ पे हम जरा एक बात करते हैं वृत्तीय गति में। ये है हमारे पास एक वृत्तीय गति हुई करती वस्तु, ये इसका अक्ष है और ये दो पोजीशन है। ये वाला कोण हम मान लेते हैं θ1 और ये वाला कोण हम मान लेते हैं θ2। ए और बी पे थी। तो जब θ1 और θ2 की हम बात करते हैं, ये कोणीय स्थिति होती है। तो θ1 तथा θ2 इन्हें हम कहते हैं कोणीय स्थितियां, और θ2 माइनस θ1 हमारे पास होता है कोणीय विस्थापन। तो ये बातें जरा थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कोणीय विस्थापन θ2 माइनस θ1 होगा, और θ1 और θ2 जो होती हैं वो कोणीय स्थितियां होती हैं कि वो ए से बी पे चला गया, ए से उसने स्टार्ट किया था और ए से कहाँ पहुंच गया, ए से वो पहुंच गया है बी बिंदु तक। तो ये θ1 और θ2 की बात भी हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं हम, और यहाँ पे अगली जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कोणीय वेग। फटाफट हम करते हैं इसे, कोणीय वेग। और कोणीय वेग को हम ओमेगा कहते हैं। हमारे पास कोई वृत्तीय गति करती हुई वस्तु है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट है उसका केंद्र, ये वो गई ए से बी तक, और ये कोण है थीटा। तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, ये होता है। और एक और होता है बराबर डी थीटा बटे डी टी, और टी टेंस टू 0। यदि हम छोटे समय के लिए निकालते हैं तो हमारे पास जो कोणीय वेग आता है वो कोणीय वेग होता है डी थीटा अपान डी टी, और ये पूरा औसत कोणीय वेग होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कोणीय वेग की इकाई, कोणीय वेग की इकाई यदि हम निकालना चाहें तो ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपान डी टी, और थीटा की इकाई होती है रेडियन और समय की इकाई होती है सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। और पता है एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग एक सदिश राशि है। कोणीय वेग एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा होती है। इसकी दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा होती है। जो कोणीय विस्थापन की दिशा है वो ही कोणीय वेग की दिशा होती है। जिस दिशा में वस्तु चल रही है आप अपनी उंगलियां उसी दिशा में मोड़ दें, ये तो अंगूठा आपको देगा कोणीय वेग की दिशा। ये बात हम लिख चुके हैं कोणीय विस्थापन के समय, और पढ़ भी बोलेंगे। हाँ बेटा, कोणीय विस्थापन की दिशा को बताने के लिए हम किस हाथ का उपयोग करें? हम सीधे हाथ का प्रयोग करते हैं, और पिछली क्लास में हमने लिखा है कि हम लिख देते हैं दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, सीधे हाथ का प्रयोग करेंगे, राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। सीधे हाथ की उंगलियां विस्थापन की दिशा में मोड़ी जाएं, विस्थापन की दिशा में मोड़ी जाएं, दिशा में मोड़ी जाएं। तो
अंगूठा अभी कोणीय सर नेट बेग। प्रॉब्लम अभी नहीं लिखी है। हाँ, अभी सर नेट प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? नेट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? नेट प्रॉब्लम था, फिर से समझाइए। हाँ ठीक है, फिर से समझा दे। यदि सीधे हाथ की उंगलियां विस्थापन की दिशा में मोड़ी जाएं तो अंगूठा कोणीय बेग दर्शाता है। कोणीय बेग दर्शाता है, अंगूठा कोणीय बेग दर्शाता है और उंगलियां कोणीय विस्थापन लिख देते हैं यहाँ पे। कोणीय विस्थापन की दिशा में मोड़ी जाए तो अंगूठा कोणीय बेग दर्शाता है। एक बार फिर से देख लें, ये हाथ है, ये ऐसे मुड़ा तो अंगूठा ऊपर की तरफ है और ये हमें कोणीय विस्थापन दर्शा देगा। सीधे हाथ मतलब दाएं हाथ, सीधे हाथ का मतलब होता है दायां हाथ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए उस पेज को पूरा नहीं भरते। यहाँ पे हम बात करते हैं कोणीय बेग तथा रेखिक बेग में संबंध। कोणीय बेग तथा रेखिक बेग में संबंध। कोणीय बेग ओमेगा होता है, रेखिक बेग v होता है। देखिए जरा, ये है हमारे पास कोई वृत्तीय गति करती हुई वस्तु, ये O है, A से वो कहाँ चली गई, B पे, और ये बीच का कोण है थीटा। और यदि ये सीधे जाते तो इसे विस्थापन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि ए बी बराबर एस बराबर विस्थापन होता है। विस्थापन में मुड़ते नहीं हैं, विस्थापन में मुड़ते नहीं हैं। अब हम जानते हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी, ये हमें पता है। ये समीकरण नंबर हम ले लेते हैं 1। हमें ये भी पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। और ये जो कोणीय बेग कर रहा है इसकी त्रिज्या अपन ले लेते हैं r। तो थीटा बराबर चाप हो गया s और त्रिज्या हो गई r। ये समीकरण नंबर हमने 2 रखा। अब हम बात करें यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, हम 1 और 2 समीकरण का उपयोग कर लें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा डी, और थीटा की जगह अपन क्या रख दें, एस बटे आर। जब हम इसे हल करते हैं तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/r, तो इधर रख लो, ds बटे dt हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमारे बच्चों को पता है विस्थापन परिवर्तन की दर बेग कहलाती है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r, तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा गुणा r। तो बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम तुम लोगों को यहाँ बताते हैं कि रेखिक, कोई भी चीज रेखिक पढ़े, रेखिक बराबर होता है कोई भी चीज कोणीय पढ़े, वो विस्थापन हो, वो त्वरण हो, वो बल हो, गुणा त्रिज्या होता है। हमेशा याद रखना ये बात कि जब हम रेखिक और कोणीय का संबंध स्थापित करेंगे तो कोई भी चीज जो रेखिक होती है उसमें कोणीय बेग के साथ त्रिज्या का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत जगह हम इसका उपयोग करने वाले हैं। मतलब रेखिक बेग कोणीय बेग गुणा त्रिज्या के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं त्वरण। और त्वरण हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वृत्तीय गति में। अब ध्यान देना जरा, वृत्तीय गति में हमें बहुत से त्वरणों की बात करनी है। देखना जरा, ये है हमारे पास वो वृत्तीय गति, ये है इसका केंद्र। तो वृत्तीय गति का जो केंद्र है, केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है, इसे अपन AC बोलते हैं। और
एक त्वरण इस तरफ कार्य करता है, ये त्वरण को अपन बोल देंगे अल्फा, इस त्वरण को अपन बोलते हैं अल्फा, ये त्वरण हो गया अल्फा। तो एसी, एसी मतलब क्या है? एसी तो हमने पढ़ा है, एसी है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, ये एसी है। और फिर अल्फा को हम बोलते हैं वृत्तीय त्वरण, अल्फा जो है वो वृत्तीय त्वरण होता है। मतलब एसी क्या करता है? एसी दिशा परिवर्तित करता है और ये उसके गति को परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसी क्या परिवर्तित करेगा? एसी गति परिवर्तित करेगा। और पता है जब ये दोनों त्वरण कार्य करते हैं तो इन दोनों का एक परिणामी लगता है ए रिजल्टेंट, ए आर हो जाता है, ए आर बराबर परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण, क्योंकि ये दोनों त्वरण यदि कार्य कर रहे हैं और ये जो त्वरण लगता है अल्फा वृत्तीय त्वरण है, ये असमान गति में लगता है, असमान वृत्तीय गति में ही लगता है। समान वृत्तीय गति में इसका मान 0 होता है, एक समान वृत्तीय गति में इसका मान 0 होता है। यदि हम परिणामी त्वरण निकालें, परिणामी त्वरण निकालें तो ये कोण बन जाता है थीटा और यहां से एक लंब डाल दें तो ये अल्फा है। यदि परिणामी त्वरण निकालते हैं, ए रिजल्टेंट बराबर हो जाता है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ये परिणामी त्वरण हमें निकल आता है। तो वृत्तीय गति में एक त्वरण जो केंद्र की तरफ कार्य करता है इसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं और ये ही त्वरण है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की दिशा को परिवर्तित करता है। और दूसरा त्वरण जो है वो वृत्तीय गति करती हुई वस्तु की गति के परिमाण को बदलता है और परिणामी त्वरण ये हो जाता है। अब जरा हम यहाँ पे एक और चीज करें, हम यहाँ पे एक और संबंध स्थापित कर रहे हैं, रेखीय त्वरण तथा वृत्तीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण तथा वृत्तीय त्वरण में संबंध हम ये निकाल रहे हैं यहाँ पे, रेखीय त्वरण और वृत्तीय त्वरण में संबंध। देखो जरा, हमें बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं, वैसे तो हमने तुम्हें यहाँ पे लिख ही दिया है, रेखिक त्वरण बराबर वृत्तीय त्वरण गुणा त्रिज्या होगी, तो ये तो हमें पहले से ही पता है, परंतु हम फिर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेखीय त्वरण हम जानते हैं कि v बराबर ओमेगा आर होता है। समीकरण 1 का अवकलन कर दें, क्या कर दें? अवकलन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, इसका अवकलन कर दें यदि हम समय के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dv बटे dt बराबर d ओमेगा आर बटे dt। और इसे आगे बढ़ा दें, एक बार से और व्यवस्थित लिख दें, dv अपान dt बराबर r बाहर हो जाएगा और d ओमेगा बटे dt हो जाएगा। हमें मालूम है कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। ये मान रख दें तो a बराबर हो जाएगा ओमेगा आर ओमेगा, ए बराबर हो जाएगा आर गुणा ओमेगा नहीं, आर गुणा अल्फा। फिर वही बात हमने यहाँ पे निकाली कि रेखीय त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणा जो वो कर रहा है वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है, उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और वृत्तीय त्वरण और अभिकेंद्री त्वरण दोनों बिल्कुल दो अलग चीजें होते हैं। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं।
हम यहाँ पे एक अलग तरीके से कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे बच्चे उसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे और उसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जरा एक यहाँ पे चित्र बनाते हैं, उस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखती है। ये है हमारे पास चित्र। ये हम मान लेते हैं कि इधर एक्स अक्ष है और ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, वाई अक्ष होगा। और हम मान लेते हैं किसी समय पे वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी कण जो है वो पी पे है, इसके निर्देशांक एक्स और वाई हैं। और यहां से जो कोण बना रहा है ये कोण थीटा है, ये परिणामी है, ये स्थिति सदिश है उसकी स्थिति सदिश, और जो कि त्रिज्या भी प्रदर्शित कर देता है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति सदिश है ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, पूछ लेना यदि दिक्कत हो। एक इस तरफ जो घटक होगा वो r cos थीटा हो जाएगा, एक जो ऊपर की तरफ घटक होगा वो r sin थीटा हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि जब भी कोई चीज x और y अक्ष के अलावा किसी और दिशा में कार्य करती है तो वह दो घटकों में वियोजित हो जाती है। ये r की बात हम यहाँ पे करते हैं विस्थापन। r को अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, विस्थापन ले लेते हैं। स्थिति सदिश है जो हमें विस्थापन दर्शाता है। तो ये दो घटकों में वियोजित हो गया। यदि हम यहाँ पे r सदिश लिखें, r सदिश बराबर क्या होगा, r सदिश हमारे पास होगा r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। बिल्कुल आपको पता है, ये बात हम सदिशों में पढ़ चुके हैं। r सदिश बराबर r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। ये बात बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी। और यदि हम यहाँ पे क्या करें, हम दोनों तरफ v इज इक्वल टू, यदि हमें v सदिश चाहिए, v सदिश बराबर क्या होगा, dr सदिश बराबर dt होगा। बताइए, ये बात आपको समझ में आई कि v सदिश विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। और इससे अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ से समीकरण 1 से r का मान रख देते हैं। तो हमारे पास जो b सदिश आएगा d अपान dt, और r की जगह हमने लिखा r cos थीटा आई कैप, और यहाँ पे प्लस करके हमने लिखा r sin थीटा जे कैप, प्लस है r sin थीटा जे कैप। बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसे सामान्य तरीके से भी हम कर चुके हैं, परंतु आप लोगों को ये बात समझनी ही समझनी है। अब इसका करते हैं अपन अवकलन। अवकलन बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। यहाँ पे हमारे पास b सदिश बराबर हो जाएगा r cos थीटा। देखो, समय के सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष करना है, जबकि वहां पे cos थीटा है। तो समय के सापेक्ष हम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, r, और cos थीटा का करेंगे तो माइनस r, cos थीटा हो जाएगा क्या, sin थीटा। और समय के सापेक्ष किया है तो डी थीटा अपान डी टी भी हमें करना पड़ेगा, थीटा का भी हमें करना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आपका आई कैप हो गया। फिर से इसका देखो, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी टी, और ये हो जाएगा जे कैप। बोलिए बच्चों, सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं? और सब बच्चों को ये बात भी पता है कि डी थीटा बटे डी टी का मतलब होता है ओमेगा। डी थीटा बटे डी टी का मतलब होता है ओमेगा। तो ये वाली बात भी यहाँ पे लिख दें तो v सदिश बराबर हो जाएगा माइनस r साइन थीटा
इंटू ओमेगा प्लस आर कॉस थीटा और इंटू ओमेगा। थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लें, माइनस ओमेगा आर साइन थीटा, आई कैप और जे कैप भूल गए, आई कैप और प्लस ओमेगा आर कॉस थीटा जे कैप। और यहाँ पे हम क्या करें, ओमेगा आर को हम कॉमन ले लें तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और बच्चों अब हमें चाहिए v, अब हमें चाहिए v बराबर ले रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। v बराबर ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप का होल स्क्वायर। चलिए इससे अपन और हल करते हैं, और हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v बराबर अंडर रूट थे, देखें जरा इधर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ओमेगा आर तो बाहर हो गए और अंडर रूट बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए जरा, हमने बोला था कि इसका इसमें ही गुणा होगा, तो आई कैप बन होता तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे जे कैप बन होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये बन होता है, इसका मान बन होता है, तो v बराबर हमारे पास आ गया ओमेगा आर। इसे तो अपन सामान्य तरीके से भी समझ चुके हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब हमने यहाँ पे निकाला था ये समीकरण नंबर जो था हमारे पास v बराबर हमारे पास क्या था, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप। हम यहाँ पे ये बात लिख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनो। v बराबर हमारे पास क्या आया था, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये हमने v निकाला था। ये इससे कोई सा समीकरण भी दे दो आप, इसे समीकरण नंबर 3 बोल दो, एक ही तो था हमारे पास, तो ये फिर इधर कर दिया। ये समीकरण नंबर 2 है जो कि हमने पिछले उसमें लाए थे। अब बच्चों इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, जल्दी से बताओ, बताइए। यस सर, आ गया समझ। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें एक बात पता है, ये हमने v बराबर ओमेगा आर तो लेके आए थे, अब हमें त्वरण चाहिए, अब हमें त्वरण चाहिए, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण AC बराबर क्या होता है, AC बराबर होता है d ओमेगा बटे, हम अभिकेंद्रीय त्वरण की बात कर रहे हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभिकेंद्रीय त्वरण को हमने AC से प्रदर्शित किया था, d ओमेगा बटे dt था। अभिकेंद्रीय त्वरण d ओमेगा बटे dt था, और हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है v गुणा r। तो यदि हम यहाँ पे रख दें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा dVr बटे dt। समझना है बच्चों। फिर हम यहाँ पे करें तो AC बराबर R को इधर कर लें और यहाँ पे लिख दें dV बटे dt। अब इस त्वरण को सबको हम सदिश की भी बात कर लेते हैं, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। R यहाँ पे त्रिज्या है, तो AC बराबर R dV बटे dt। अब हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब हम उपयोग करते हैं तो AC बराबर हो जाएगा R d/dt। समीकरण 2 ये है हमारे पास,
तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये हमारे पास हमने v का मान रख दिया इसे समीकरण 2 जो हमने पहले निकाला था उससे हमने यहाँ पे v का मान रख दिया। ये ओमेगा और r को तो बाहर ले लो, तो AC सदिश जो हमारे पास होगा वो ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, बाहर d अपान dt, ये बचा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये हमारे पास बचा। अब हम इसका कर देते हैं अवकलन, करो तो AC सदिश बराबर हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे डी टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस कॉस थीटा का करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बटे डी टी, और ये हो जाएगा जे कैप। और पता है बच्चों को कि डी थीटा बटे डी टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोल देते हैं। तो यहाँ पे ए सी सदिश बराबर हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, ये माइनस कॉस थीटा इंटू ओमेगा आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा, और ये जे कैप। चलो हम यहाँ पे ए सी सदिश निकालें, इस ओमेगा को कॉमन लेके बाहर ले लो, माइनस को भी बाहर ले लो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और अंदर बचा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब हमें AC चाहिए, अब हमें चाहिए AC। तो AC अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं परिमाण की। AC बराबर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा होगा, देख लें जरा, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा आई कैप, यहाँ पे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और इन सब का अपन कर देते हैं स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देते हैं तो AC बराबर, ये स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारे पास जो आया वो ओमेगा स्क्वायर आर, हमने आर स्क्वायर कहीं पे गलत किया है, ओमेगा स्क्वायर आर, हमने ये गलत लिखा है बच्चों, देख लो जरा, गलती पता होनी चाहिए, ये हमने गलत लिखा है, ये सही होगा, इसे सुधार देते हैं, पीले ही कलर से सुधार देते हैं। ओमेगा बराबर V अपान R होता है, और हमने लिखा है VR लिखा था, तो दूसरे नंबर पे ये R जो होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये R आएगा, और यहाँ पे भी हमें सुधारना पड़ेगा, ये R आएगा नीचे। तो चलो इस R को अपन लिखें 1 अपान R, यहाँ पे भी हमें सुधारना पड़ेगा, हर जगह R अपना क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 अपान R। तो ये 1 अपान R जब नीचे होगा तो यहाँ पे ओमेगा R आएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, जो कि अपन ने हर जगह लिख दिया था, तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा। सुनो, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ बच्चों, बता दो जरा जल्दी से। हमने एक मान गलत रख दिया था यहाँ पे, ना सर कंफ्यूजन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, पक्का? यस सर।
हाँ, हमने वो गलत मान रख दिया था। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र आया है, अभिकेंद्रीय त्वरण का ये सूत्र आया है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र है। अब हमें पता है ओमेगा की जगह एक सूत्र आ गया, हमें पता है ओमेगा की जगह अपन V/R लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह यदि हम V/R यहाँ लिख दें तो अभिकेंद्रीय त्वरण V²/R² गुणा R, इस R से ये R कैंसिल हो गया, AC बराबर V²/R। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला सूत्र है अभिकेंद्रीय त्वरण का। ये सूत्र किसका आ रहा है? ये सूत्र आ रहा है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का, अभिकेंद्रीय त्वरण का। ये दूसरा सूत्र आ गया। तीसरा और सूत्र एक निकालेंगे तो अभिकेंद्रीय त्वरण, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण के हमारे पास ये सूत्र आ गए हैं। अब जरा हम एक और बात हम बताएं, ओमेगा बराबर होता है 2π न्यू आवृत्ति। ये मान हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे हमारे पास AC बराबर क्या हो जाएगा? 2π न्यू का होल स्क्वायर गुणा R, यानी AC बराबर हो जाएगा 4π² न्यू स्क्वायर R। ये तीसरा महत्वपूर्ण है, इस न्यू को यदि नहीं पता है तो आवृत्ति बोलते हैं, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, इसे हम कहते हैं आवृत्ति। तो हमारे पास हमने क्या बोला था कि यदि हमें अभिकेंद्रीय वेग का सूत्र निकालना है, हमने कहा था कि हम सिद्ध करेंगे इसे अभिकेंद्रीय वेग की। हम आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि वृत्ति गति यहाँ पे अपन कंप्लीट करेंगे। ये हमारी वृत्ति गति के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं। अब वृत्ति गति में ऊर्जाओं की बात अपन कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर में करेंगे, परंतु ये वृत्ति गति हमें पढ़नी चाहिए थी और ये बहुत जरूरी थी। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा बताओ? अभिकेंद्रीय बल बराबर द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्रीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्रीय त्वरण, ये अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल को F से लिखेंगे, द्रव्यमान M है और अभिकेंद्रीय त्वरण AC है, और AC बराबर हमने अभी हाल निकाला है V²/R, तो F बराबर हो गया mv²/R। ये फार्मूला हम पहले भी उपयोग में ला चुके हैं और ये है हमारे पास अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र। ओके, रानी को भी समझ में आ गया है। ये वृत्तीय गति हमारी पूरी हो गई है और अब हमें यहाँ पे बात करना है घर्षण की। एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में शुरू करेंगे। पहले हम घर्षण पढ़ेंगे और फिर करेंगे संयुक्त गति कनेक्टेड मोशन। और बच्चों, इस 11th क्लास की फिजिक्स की सबसे सुंदर और अच्छी चीज है कनेक्टेड मोशन, यानी संयुक्त गति। तो वो हम इस घर्षण के बात करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं घर्षण। तो हमने मान लिया है कि हमारे पूरे बच्चे बहुत अच्छे से ये समझ चुके हैं वृत्तीय गति, जो कि बहुत काम की है, बड़े बड़े सूत्रों में इसका उपयोग होता है। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात है हमारी किसकी? वो बात है हमारी घर्षण की, फ्रिक्शन की। तो अब हम बात करते हैं घर्षण। घर्षण में फ्रिक्शन,
घर्षण क्या होता है और क्यों होता है? तो घर्षण का मतलब एक हम बता दें, घर्षण होता है गति विरोधी बल। गति विरोधी बल, घर्षण। तो गति विरोधी बल, तो ये दो सतहों के मध्य, मतलब दो सतहों के मध्य, सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल, विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। हाथ आप ऐसे रगड़िए तो आपको बल लगाना पड़ेगा। ये रगड़ने की वजह से आपके दोनों हाथों के एक दूसरे के सापेक्ष गति का विरोध होगा, वो घर्षण बल कहलाएगा। मान लो हमारे पास ये है, इसको जरा हम ऐसे रगड़ें तो इन दोनों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही हम घर्षण बल कह देते हैं। अब यहाँ पे हम अगली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है घर्षण बल का कारण। घर्षण बल का कारण। तो घर्षण बल के कारण की यदि हम बात करते हैं तो पुराना एक ओल्ड व्यू है, पुरानी अवधारणा, पुरानी अभिधारणा। पहले हम क्या कहते थे वो बात हम तुम्हें बताते हैं। दो सतह होती हैं तो ये ऐसी रफ सतह होती हैं, खुरदुरी सतह। कोई सी भी सतह है बिल्कुल चिकनी नहीं हो सकती, ये कुछ खुरदुरी सतह होती हैं। तो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। खुरदुरी सतह की इंटरलॉकिंग के कारण, खुरदुरी सतह की इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। न्यू व्यू, जो नई धारणा है, वो है दो सतहों के मध्य, सतहों के मध्य कार्य करने वाला, दो सतहों के मध्य कार्य करने वाला असंजक बल। असंजक बल, ये विभिन्न परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल हम बता देते हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे। असंजक बल दो अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाला बल असंजक बल कहलाता है। वो कहते हैं कि दो सतह जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल के कारण उनके मध्य जो
बल कार्य करता है वो उनके गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और इस आपेक्षिक गति के विरोध के कारण घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण के कारण हमें कार्य तो करना पड़ता है दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का, वो कार्य ऊष्मा के रूप में भी उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण बल, अभी आप ये मत समझना कि हमने तो बहुत से प्रकार पढ़े हैं। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सटर्नल को हम लिखते हैं बाह्य घर्षण बल। बाह्य घर्षण बल जो कार्य करता है इसे संपर्क घर्षण बल भी कहते हैं, इसे संपर्क घर्षण बल भी कहते हैं। ये ही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। एक्सटर्नल यानी बाह्य घर्षण बल, संपर्क, जब दो सतह आपस में संपर्कित होती हैं तो उनके मध्य जो गति विरोधी बल लगता है उसे हम बाह्य घर्षण बल कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो सेकंड नंबर जो होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल को हम आंतरिक बोलते हैं, आंतरिक घर्षण बल। पदार्थ के अंदर ये कार्य करता है। ये दो सतह अलग अलग पदार्थों की नहीं होती, एक ही पदार्थ की दो सतहों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसे हम आंतरिक घर्षण बल कहते हैं। इसका उदाहरण हम लिख देते हैं, और ये भी आपके सिलेबस में है, श्यानता, विस्कोसिटी। द्रव की दो सतहों के मध्य लगने वाला बल, मतलब द्रव के अंदर लगने वाले घर्षण बल को श्यानता कहते हैं। परंतु एक ही द्रव की दो सतहों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है, हमें ये वाला नहीं पढ़ना, हम यहाँ पे संपर्क घर्षण बल पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं संपर्क घर्षण बल के प्रकार। संपर्क घर्षण बल के प्रकार। नंबर एक है स्थैतिक घर्षण, नंबर दो है गतिक गतिक नहीं, अभी गतिक नहीं, दूसरा वाला हम पढ़ेंगे सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा होता है सीमांत घर्षण, और तीसरे नंबर होता है गतिक घर्षण, डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। ये तीन प्रकार के घर्षण होते हैं। सही बात तो ये है कि होते ये दो ही प्रकार के हैं, क्योंकि सीमांत घर्षण भी स्थैतिक घर्षण ही होता है। सीमांत स्थैतिक घर्षण का कोई मान नहीं होता। तो हम बात तो कर लें कि ये स्थैतिक घर्षण होता क्या है। स्थैतिक घर्षण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर स्थिर अवस्था में होती है तो उनके मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। आपको फर्श पे सुरक्षित खड़े होने के लिए भी फर्श और आपके शूज के बीच में घर्षण बल लगना चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक समस्या है बच्चों, और वो समस्या क्या है, उस समस्या को थोड़ा सा समझो। आप ध्यान से देखिए जरा, ये हमारे पास एक किताब है,
ये हमारे पास एक पेंसिल का बॉक्स है, एप्पल पेंसिल का है। तो जब हमने इसे इसकी सतह पे रखा तो इन दोनों सतह के मध्य जो घर्षण कार्य कर रहा है वो घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। अब हमने इसे थोड़ा सा धकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं धक रही पेंसिल, तो स्थैतिक घर्षण का मान बढ़ गया। हम और धकाने की कोशिश करें तो भी नहीं धकी, तो स्थैतिक घर्षण का मान और बढ़ गया। और फिर हमने थोड़ी और ताकत लगाई तो ये चलने लगी, अब ये गतिक घर्षण बन गया। तो हमारे लिए समस्या ये है कि हम कौन सा स्थैतिक घर्षण मापें। हमने थोड़ा बल लगाया था तो थोड़ा घर्षण लगा था, हमने थोड़ा ज्यादा बल लगाया तो थोड़ा ज्यादा घर्षण लगा। तो स्थैतिक घर्षण के तो दो मान आ गए, हमारे बल पे निर्भर हो गया। हमने थोड़ी सी कोशिश उसे धकाने की थी, धका नहीं था, अब भी स्थैतिक है। हमने और बल लगाया तो हमारे बल का विरोध कर दिया घर्षण ने, उसे रोक दिया। तो अब हम कौन सा स्थैतिक घर्षण माने, पहला वाला कि दूसरा वाला। इसलिए बच्चों स्थैतिक घर्षण को हम कभी नहीं मापते हैं, क्योंकि स्थैतिक घर्षण निर्भर कर जाता है हमारे बल पे। हमने टेबल को धकाने की कोशिश की, वो नहीं धका, तो हम बोलेंगे हमने बल लगाया, हमारे बल को स्थैतिक घर्षण ने विरोध कर दिया, टेबल नहीं धकी। हमने थोड़ा और बल लगाया, तो ज्यादा बल लगाया तो घर्षण ने हमारा ज्यादा विरोध कर दिया, स्थैतिक घर्षण का मान ज्यादा आया। फिर हमने और बल लगाया तो वो चलने लगी। तो एक सीधी सी बात है कि स्थैतिक घर्षण का मापन संभव नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्थैतिक घर्षण की जगह हमेशा बात करते हैं सीमांत घर्षण की। तो सीमांत घर्षण भी आप लोग पहले ही समझ लो, फिर हम बात करेंगे उसकी, सीमांत घर्षण की। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब आप इतना बल लगा चुके हो कि अब एक मक्खी भी आके आपके पक्ष में टकरा जाएगी तो वो चलने लगेगा। तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं कि आपने इतना ज्यादा उस पे बल लगा चुके हो कि अब थोड़ा सा भी बल चेंज करोगे तो वो स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण ही होता है। तो सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। तो अब आपने ये बात समझ ली कि दो स्थिर वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले गति विरोधी बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। ये स्थैतिक घर्षण तभी तक जिंदा रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति नहीं कर रही होती हैं। और यदि वो एक दूसरे के सापेक्ष आपेक्षिक गति करने लगेंगी तो वो ही घर्षण गतिक घर्षण हो जाएगा। तो आपको स्थैतिक घर्षण की तो कभी बात करनी नहीं है, आपको हमेशा बात करनी है सीमांत घर्षण की। सीमांत घर्षण को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण। तो बच्चों यहां पे हम पहले लिखें सीमांत घर्षण।
इसके इस तरफ होता है स्थैतिक घर्षण, इसके इस तरफ होता है गतिक घर्षण। इसके एक तरफ होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरी तरफ होता है गतिक घर्षण। हम यहाँ पे एक और ग्राफ यहाँ पे अभी बना ही देते हैं। हम यहाँ पे एक ग्राफ बना ही देते हैं और हम यहाँ पे घर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो ये है, ऐसा चलता है, ये बल है, बाह्य बल है। ये जो पॉइंट है ना, ये बिंदु जो है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं सीमांत घर्षण। इस बिंदु को कहा जाता है सीमांत घर्षण। ये जो लाइन आ रही है ना, वो आ रही है स्थैतिक घर्षण। आप बल बढ़ाते जाओ तो घर्षण भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो लाइन आ रही है वो है स्थैतिक घर्षण, समझिए ये बात। और फिर यहाँ पे आता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण सर्वाधिक घर्षण होता है। इससे बड़ा घर्षण बल कहीं पे भी कार्य नहीं करता है। ये बहुत बड़ा घर्षण बल होता है। तो हम परिभाषा यदि हमें लिखना है उसकी, कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है उसी को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। तो अब हम जितनी भी बात करने वाले हैं बच्चों, उसमें स्थैतिक की बात नहीं करेंगे। आप बिल्कुल समझ जाना, यदि हम स्थैतिक घर्षण बोल रहे हैं तो आप एक सेकंड में ये बात समझ लेना, दिमाग में सुरक्षित रख लेना कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है सीमांत घर्षण की, क्योंकि सीमांत घर्षण ही स्थैतिक घर्षण होता है। सबसे पहले हम एक बात बताएं, जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक स्थैतिक घर्षण उत्पन्न नहीं होगा। स्थैतिक घर्षण स्वतः उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है। यह है, वो तो सभी घर्षण करते हैं, आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ये कभी स्वतः उत्पन्न नहीं होगा, ये आपेक्षिक गति का हमेशा विरोध करेगा। तो यहाँ पे दो बातें आपने समझ ली हैं। अब हम यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें और समझें, फिर हम बात करेंगे घर्षण के नियमों की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गतिक घर्षण की। ये दो तरह का होता है, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और बेलन घर्षण। सर्पी घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर
खसलती है, फिसलती है। यह घर्षण तब कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, स्लाइड होती है, फिसलती है। ये गति तो है ही, फिसलती है तो कार्य करता है। ये वाला जो घर्षण होता है बेलन घर्षण, यह घर्षण तब कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, रोल होती है, लुढ़कती है। बेलन घर्षण न्यूनतम घर्षण होता है। इससे ज्यादा ये होता है और सबसे ज्यादा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, सीमांत घर्षण होता है। इसीलिए जब गाड़ी वगैरह बनती है, पहिया घूमता है तो बॉल बेयरिंग उपयोग करते हैं। छोटे छोटे लोहे के वो स्पेयर नहीं डालते, छर्रे बोलते हैं, वो छर्रे रोल होते रहते हैं तो घर्षण कम होता है। अब तुम ये मत समझना कि घर्षण हमें केवल नुकसान करता है, घर्षण हमें फायदा भी पहुंचाता है। बिना घर्षण के हम खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि खाना खाने के लिए घर्षण ही कार्य करता है जिससे हम उसको चबा पाते हैं। बिना घर्षण के हम खड़े भी नहीं रह सकते, गिर जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, हमने घर्षण से बहुत अच्छे से पूरा उसका परिचय प्राप्त कर लिया है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे इसकी आगे की। तो तब तक के लिए नमस्कार।